हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान और रिकॉर्ड बुक्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, आज हमारे सामने जो स्रोत है वो किंग कोहली, द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ विराट कोहली के बहुत ही दिलचस्प और अनकहे हिस्से हैं। और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्हें विराट के शतकों की गिनती या उनके अग्रेसिव अंदाज के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। राइट, वो सब तो पब्लिक डोमेन में है ही। हमारा आज का मिशन कुछ और है। बिल्कुल। हम उस माइंडसेट को डिकोड करना चाहते हैं जिसने दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार के 3 साल के बच्चे चीकू को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर और अल्टीमेट रन मशीन बना दिया। यही इस चर्चा का सबसे अहम पहलू होने वाला है। बायोग्राफी के पन्नों से जो तस्वीर उभरती है ना, वो केवल जन्मजात टैलेंट की नहीं है। क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ियों की तो कोई कमी है ही नहीं क्रिकेट में। है तब विराट का दिमाग एक अलग ही जोन में कैसे चला जाता है। और आज हम उसी जोन, उसी आग और उस अकल्पनीय फोकस के पीछे की असल वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम उनके बचपन वाले हिस्से से शुरू करें। हाँ, 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ। परिवार बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय था। बिल्कुल। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और माता सरोज कोहली एक गृहिणी। और घर में एक बड़े भाई विकास और बहन भावना भी थीं। बायोग्राफी में ना एक बहुत ही विजुअल किस्सा है। वो बचपन वाला? हाँ, कैसे महज 3 साल की उम्र में ये बच्चा खिलौनों के बजाय बल्ला पकड़कर अपने पिता से बॉलिंग करने की जिद करता था। ये उनका जुनून दिखाता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हिट की वो ये है कि एक क्रिमिनल लॉयर पिता का एक एथलीट बेटे के दिमाग पे क्या असर होता है, मैं इसके बारे में सोच रही थी। ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। किताब भी इसी और इशारा करती है। एक क्रिमिनल लॉयर का काम क्या होता है? सबूतों के आधार पर अपनी बात रखना। बिल्कुल। और कोर्ट रूम के भारी दबाव को झेलना और कभी आसानी से हार ना मानना। विराट के खेल में जो तर्कशीलता है, जो बेखौफ अंदाज है, वो कहीं ना कहीं उसी माहौल की देन है। पिता के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत गहरी थी। बहुत गहरी। लेकिन इस कहानी का और शायद विराट के पूरे जीवन का जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट है वो 2006 में आता है। ओहो, वो 2006 वाली घटना। हाँ, जब वे दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे और उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। हम सबने ये कहानी सुनी है कि वो अगले दिन मैदान पर वापस आ गए थे, लेकिन किताब में उस रात और उस सुबह का जो विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। ऑथर ने बताया है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था। कोई भी 18 साल का लड़का जिसने कुछ ही घंटों पहले अपने पिता को खोया हो, वो इमोशनली पूरी तरह टूट चुका होता है। कोच से लेकर साथी खिलाड़ियों तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के से क्या कहा जाए। लेकिन विराट का वो फैसला, पैड पहनकर मैदान पर उतरना, वो सिर्फ एक मैच बचाने की बात तो नहीं थी। नहीं। और यहीं पे हमें उनके डिफेंस मैकेनिज्म को समझना होगा। बायोग्राफी ये स्पष्ट करती है कि वो कोई भावनात्मक शून्यता नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें दुख नहीं हो रहा था। एकदम सही, दुख था, लेकिन उन्होंने उस अकल्पनीय ट्रॉमा को एक फोकस में बदल दिया। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब इंसान इतने बड़े सदमे से गुजरता है तो या तो वो बिखर जाता है या फिर किसी एक चीज को अपना सहारा बना लेता है। एग्जैक्टली। और विराट ने क्रिकेट की गेंद को अपना वो सहारा बना लिया। ऑथर लिखते हैं कि उस पारी के दौरान उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक मशीनी एकाग्रता थी। हाँ, इस एक घटना ने उनके पूरे करियर का खाका खींच दिया। इसने उन्हें सिखाया कि बाहर चाहे जितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों न हो, 22 गज की उस पिच पर आपका नियंत्रण सिर्फ आपके हाथ में होता है। ये सोचना ही सिहरन पैदा करता है कि उस कम उम्र में उन्होंने अपने दर्द को ही अपना सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक ब्रेकर बना लिया। बिल्कुल। अब अगर उनकी शुरुआती ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की बात करें तो परिवार का उनके प्रति जो कमिटमेंट था वो भी साधारण नहीं था। हाँ, शुरुआत विशाल भारती पब्लिक स्कूल से हुई थी। जी, लेकिन जब लगा कि क्रिकेट को ज्यादा समय देना है तो सिर्फ खेल की बेहतर सुविधाओं के लिए उन्हें सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डाल दिया गया। पढ़ाई और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के विजन के बीच ये संतुलन बनाना दिखाता है कि पूरा परिवार एक मिशन पर था। और उस मिशन को असल दिशा तब मिली जब 1998 में वे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी से जुड़े। हाँ, यहाँ हमारी मुलाकात कोच राजकुमार शर्मा के किरदार से होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि कोच का काम बस तकनीक सिखाना है, लेकिन किताब में राजकुमार शर्मा की ट्रेनिंग के जो तरीके बताए गए हैं ना, वे बहुत अलग हैं। ऑथर बताते हैं कि कोच ने विराट को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया।
उन्हें सीमेंट की पिचों पर प्रैक्टिस करवाई जाती थी ना? हाँ, सीमेंट की पिचों पर बिना हेलमेट के खुद से कई साल बड़े और आक्रामक तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता था। बाप रे। और अगर गेंद शरीर पर लग भी जाए तो कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। मतलब वो दिल्ली की गलियों वाला जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है और टफनेस है वो वहीं से आ रही थी। बिल्कुल। राजकुमार शर्मा तकनीक से ज्यादा उनके फियर फैक्टर को खत्म कर रहे थे। तेज गेंदबाजी का डर, आउट होने का डर, चोट लगने का डर। सही कहा। जब आप बचपन में ही बिना हेलमेट के सीनियर्स की बाउंसर्स झेल लेते हैं तो इंटरनेशनल लेवल का दबाव थोड़ा कम लगने लगता है। और इसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि 2006 में रणजी डेब्यू के बाद 2008 में जब उन्होंने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की, तो पूरी दुनिया ने एक ऐसे युवा को देखा जो किसी से डरता नहीं था। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो इस बात का ऐलान था कि एक नया, निडर और आक्रामक लीडर तैयार हो चुका है। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का दौर वाकई भारतीय क्रिकेट में एक नई युग की दस्तक था। मलेशिया में खेले गए उस टूर्नामेंट में विराट की बॉडी लैंग्वेज, उनका अपने गेंदबाजों को रोटेट करने का तरीका और मैदान पर उनकी वो इन योर फेस वाली आक्रामकता, ये सब कुछ बहुत नया था भारतीय फैंस के लिए। इसके तुरंत बाद 2008 में ही श्रीलंका के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हो गया। फिर 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। लेकिन बायोग्राफी ये बात छिपाती नहीं है कि ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। हाँ, शुरुआत में उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सीम और स्विंग को खेलने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। और यही बात इस किताब को एक बेहतरीन बायोग्राफी बनाती है। ये सिर्फ सफलताओं का गुणगान नहीं करती, इसमें बताया गया है कि कैसे शुरुआत में विराट की बॉटम हैंड ग्रिप, जो लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत कारगर थी, हाँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए परेशानी का सबब बन रही थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर उनका आउट होना एक पैटर्न बन गया था। लेकिन यहीं से जन्म होता है रन मशीन का। उन्होंने अपनी तकनीक को लेकर जो जिद दिखाई वो हैरान करने वाली है। उन्होंने अपने स्टांस में बदलाव किया, अपनी क्रीज का इस्तेमाल करना सीखा। ऑथर ने उनके रन चेज करने की मानसिकता का बहुत ही शानदार तकनीकी विश्लेषण किया है। हाँ, वो चेज मास्टर वाला पहलू। अक्सर हम सोचते हैं कि जब बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन टंगे हों तो कोई बल्लेबाज क्या सोचता होगा। आमतौर पर तो प्रेशर ही फील होता है। लेकिन किताब बताती है कि विराट कभी भी पूरे टारगेट को एक साथ नहीं देखते। उनका दिमाग एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह काम करता है। बिल्कुल। वो पूरे लक्ष्य को 10-10 ओवर्स या 50-50 रनों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं। वो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस विरोधी गेंदबाज के स्पेल को शांति से निकालना है और किसे टारगेट करना है। ये सिर्फ अंधाधुंध बल्ला घुमाना नहीं है, ये एक हाई लेवल टैक्टिकल गेम है। और इसी टैक्टिकल गेम को सपोर्ट करती है उनकी फिटनेस। किताब में उनके किंग कोहली बनने के सफर को सीधे तौर पर उनकी फिटनेस से जोड़ा गया है। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट में टैलेंट और कलाई के जादू को ही सब कुछ माना जाता था। फिटनेस सिर्फ इतनी होती थी कि आप मैदान पे खड़े रह सकें। लेकिन विराट ने इस पूरी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंका। उनका मानना था कि अगर उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों से मुकाबला करना है तो उनकी फिटनेस का स्तर भी उसी एलीट क्लास का होना चाहिए। और इसी फिटनेस ने उनकी उस आक्रामकता को एक धार दी जिसके बारे में काफी बहस भी होती है। हाँ, आक्रामकता पर तो बहुत चर्चा होती है। कई बार आलोचक कहते हैं कि उनका अग्रेशन लाइन क्रॉस कर जाता है। लेकिन बायोग्राफी के अनुसार ये कोई अनियंत्रित गुस्सा नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड टूल है। वो जानबूझकर विरोधी टीम के खिलाड़ियों से उलझते हैं या क्राउड के शोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को हाइपर फोकस जोन में ले जा सके। बिल्कुल। जब वो ऐसा करते हैं तो उनका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है और उनका प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच जाता है। और इसी एग्रेशन और फिटनेस के कॉम्बिनेशन ने उन्हें कप्तानी का सबसे स्वाभाविक दावेदार बना दिया। 2013 में वनडे और 2014 में टेस्ट की कप्तानी मिलना भारतीय क्रिकेट के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट था। अगर हम गहराई में जाएं और पूछे कि उनकी कप्तानी में ऐसा क्या अलग था जिसने भारतीय टीम को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना दिया, तो जवाब उनकी सोच में है। ऑथर ने सो व्हाट मूवमेंट की बात की है। 2014 के एडिलेड टेस्ट का जिक्र किया है जहां विराट ने साफ कर दिया था कि भारतीय टीम अब विदेशी धरती पर मैच ड्रॉ कराने के लिए नहीं खेलेगी। हाँ, हम जीतने के लिए जाएंगे, चाहे हार ही क्यों ना जाएं। इस एक विचार ने ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजों का एक ऐसा कार्टेल तैयार किया, शमी, बुमराह, ईशांत, जो दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर सके। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को वो सम्मान और वो माहौल दिया जो उससे पहले शायद ही कभी मिला हो। और कप्तान के तौर पर उन्होंने जो योयो टेस्ट और फिटनेस के कड़े मापदंड लागू किए, उसने तो कई खिलाड़ियों के करियर ही बदल दिए।
लेकिन ये फिटनेस सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में एक पूरा चैप्टर इस बात पर है कि कैसे पश्चिमी दिल्ली के एक लड़के ने, जिसे छोले भटूरे, राम लड्डू और बटर चिकन की आदत थी, हाँ, उसने अपनी पूरी डाइट को बदल डाला। ऑथर बताते हैं कि 2012 के आईपीएल के दौरान एक दिन जब विराट ने खुद को आईने में देखा तो उन्हें लगा कि एक इंटरनेशनल एथलीट का शरीर ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने चीनी, ग्लूटेन, डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ छोड़ दिया। सालों तक सिर्फ उबला हुआ खाना, ग्रिल्ड चिकन, क्विनोआ और सैल्मन फिश, ये कोई 1-2 महीने की डाइट नहीं थी। ये एक जीवन शैली बन गई थी और यही वो बिंदु है जहां उनका क्रिकेटिंग पर्सोना उनके ग्लोबल ब्रांड में तब्दील हो जाता है। आज विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक है। वो अनगिनत मल्टीनेशनल ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्रांड्स उन पर इतना पैसा क्यों लुटाते हैं। बायोग्राफी का एनालिसिस कहता है कि ब्रांड सिर्फ उनके चेहरे या उनके कवर ड्राइव को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। वे उस अथक अनुशासन, उस एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल और लगातार बेहतर होने की उस जिद को एंडोर्स कर रहे हैं जो विराट के नाम के साथ जुड़ गई है। कंपनियों को पता है कि ये इंसान जो कमिटमेंट मैदान पर दिखाता है, वही कमिटमेंट इसके ब्रांड वैल्यू में भी झलकता है। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध, इस अथक अनुशासन और लगातार मीडिया के कैमरे की नजर में रहने के बावजूद उनका व्यक्तिगत जीवन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। 11 दिसंबर 2017 को इटली में बॉलीवुड सुपरस्टार अनुष्का शर्मा के साथ उनकी शादी हुई। अब सोचिए, 2 अलग-अलग फील्ड्स के इतने बड़े सुपरस्टार्स, जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, मीडिया का दबाव, पैपराजी कल्चर, इन सब के बीच उन्होंने अपने परिवार और अपने दोनों बच्चों, बेटी वामिका और बेटे अकाय के लिए निजता का एक ऐसा किला बनाया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। किताब इस संतुलन को बहुत खूबसूरती से उभारती है। ऑथर का मानना है कि अनुष्का शर्मा के उनके जीवन में आने से विराट के अंदर एक स्पिरिचुअल कामनेस आई, यानी आध्यात्मिक शांति। हाँ, मैदान पर जो आग और आक्रामकता दिखती है, उसे बैलेंस करने के लिए मैदान के बाहर एक ठहराव की जरूरत थी। और वो ठहराव उन्हें अपने परिवार से मिला। उन्होंने अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी है। और यही वजह है कि वे इतने सालों तक बिना बर्नआउट के हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर हम उनकी उपलब्धियों के उस पहाड़ को देखें, चाहे वो कई बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जीतना हो या भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान हो, उन सम्मानों की टाइमलाइन भी उनके विकास की कहानी कहती है। 2013 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, जो एक तरह से उनके इंटरनेशनल अराइवल की मुहर थी। फिर 2017 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री और 2018 में खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न। ये सिर्फ शीशे की अलमारी में सजाने वाले मेडल नहीं है। बायोग्राफी के नजरिए से देखें तो ये उस लड़के के पसीने की रसीदें हैं जिसने कभी भी खुद को सैटिस्फाइड महसूस नहीं होने दिया। इस पूरी विस्तृत चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो बायोग्राफी हमें यही बताती है कि विराट कोहली की कहानी केवल क्रिकेट की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन पोटेंशियल को उसकी चरम सीमा तक ले जाने की कहानी है। ये एक केस स्टडी है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने टैलेंट को अपनी सबसे बड़ी ताकत नहीं मानता, बल्कि अपनी वर्क एथिक और अपने माइंडसेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। टीम के लिए समर्पण, हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की भूख और आलोचनाओं को इग्नाइटर की तरह इस्तेमाल करना, यही वो चीजें हैं जो आज की पीढ़ी को उनसे सीखनी चाहिए। ये सफर वाकई किसी को भी अपने खुद के काम और अनुशासन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। बायोग्राफी के इन पन्नों ने हमें रन मशीन के अंदर चल रहे उस जटिल और दिलचस्प मैकेनिज्म को समझने का एक बेहतरीन मौका दिया। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहते हैं। हमने देखा कि कैसे विराट ने 18 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के उस भयंकर ट्रॉमा को, उस व्यक्तिगत दुख को एक ऐसी अटूट और लगभग जिद्दी मानसिक ताकत में बदल दिया जिसने उनके पूरे करियर को आकार दिया। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या एक एथलीट को महानता के उस चरम, लगभग अमानवीय स्तर तक पहुंचने के लिए किसी गहरे व्यक्तिगत संघर्ष या ट्रॉमा से गुजरना जरूरी होता है? क्या वो एक्सट्रीम फोकस सिर्फ तभी पैदा होता है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता? या फिर महानता के स्तर का अनुशासन और वो आग बिना किसी सदमे के केवल विशुद्ध ट्रेनिंग और एक सचेत मानसिकता के जरिए भी हासिल की जा सकती है? इस मनोविज्ञान पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और नई इंसाइट्स के साथ वापस लौटेंगे।